ग्रेजुएशन कब किया आपने? सर 2016। विषय क्या था ग्रेजुएशन का? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कहाँ से किया है कंप्यूटर? ट्रिपल आईटी जबलपुर। ऑप्शनल विषय क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। हॉबी क्या है? सर हॉबी स्पोर्ट्स में कबड्डी है और बच्चों को पढ़ाना है। आज का पेपर पढ़ा आपने? जी सर। मुख्य आकर्षण क्या क्या था पेपर? फिर नेशनल लेवल पे तो बजट का ही जो पेश होना था वो था, और इंटरनेशनल लेवल पे म्यांमार में जो कू हुआ है मिलिट्री कू, इसमें यान सांस सूची का वो हुआ है, उसे हाउस अरेस्ट किया गया है। और बिहार लेवल पे ये 8 फरवरी से ओपन हो रहा है, रीओपन हो रहा है 6 से लेकर के 8 क्लास तक बच्चों के लिए स्कूल को। अच्छा, बजट और बजट में क्या क्या पढ़ा है आपने? सर बजट स्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है और एम्प्लॉयमेंट पर जोर है। एमएसएमई सेक्टर में बढ़ावा दिया गया है। इस तरीके से बजट क्या होता है? बजट से एस्टिमेट होता है, क्योंकि पूरे ईयर राउंड का एक मतलब रिवेन्यू और एक्चुअल मीनिंग ऑफ बजट। एक्चुअल मीनिंग सर बजट का जो एक गवर्नमेंट का एक टर्म mentioned in constitution where it mentioned and what is budget term is not mentioned in the constitution. I'm not recalling that meaning. Okay. Financial statement. से पहले भी coup हुआ था म्यांमार में सर 1962 से 2011 तक तो उन्हीं का वो रहा है, मिलिट्री का ही। स्वराज को क्या कहा जाता? मिलिट्री नहीं उसका नाम था, नाम है मिलिट्री जुंटा। ठीक है, ओके। आंग सान सू की को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ, कब मिला? मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं है। अभी वो किस पोस्ट पे थी? वो वहाँ की पोस्ट एग्जैक्टली वहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। he was head of the government. No, he was not head of the government. Yes, he was leader of, but he was not head of the government. प्रतिबंध लगा हुआ है। ओके, कोई बात नहीं। ये जो कोरोना संकट के दौरान स्कूल बंद रहा और आपकी हॉबी है बच्चों को पढ़ाना, इस संकट के दौरान आपने बच्चों को पढ़ाया? सर नहीं, इस दरमियान तो मुझे मौका नहीं मिला। बच्चों से मिलने का मौका मिला? बच्चों से मिलने का मौका भी उस तरीके से नहीं मिल पाया है कि मैं बच्चों से वैसा इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो आपको क्या लगता है कि जो कोरोना संकट के दौरान जो एजुकेशन ठप रहा, बच्चों की शिक्षा दीक्षा की कार्य नहीं हुई, तो उनके मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा? निश्चित तौर पर एक असर तो पड़ा है, क्योंकि उनकी एक रेगुलर एक्टिविटी थी, सिलेबस हो रही थी, चीजें हो रही थी, को करिकुलर एक्टिविटीज थी, तो कहीं ना कहीं वो जो एक बैलेंस था वो खराब हुआ है। अब ये तो घर में वो लोग बंद हैं और वहाँ पे बस एजुकेशन एक ऑनलाइन मोड से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट में थोड़ी दिक्कत आई है। आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी आपने बताया कि ऑनलाइन मोड से एग्जाम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑल इंडिया स्तर पर कौन सी प्लेटफॉर्म जो है शिक्षा दे रही है छात्रों? स्वयं पोर्टल है, स्वयं प्रभा है, इस टाइप से डीबीसी। बिहार सरकार कौन सी पोर्टल चला रही है? बिहार सरकार की पोर्टल एग्जैक्ट नहीं है। अच्छा, आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर साइंस इन एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिकली इन बिहार? सर एडमिनिस्ट्रेशन में इसका रोल सबसे इम्पोर्टेंट ई गवर्नेंस में है, जहाँ पर
ई गवर्नेंस, फिर एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर, सोशल सेक्टर, सारे जगह है। ई गवर्नेंस होता क्या है? ई गवर्नेंस गवर्नेंस को जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाते हैं सारे सिटीजन के लिए, ई गवर्नेंस। अच्छा, तो बिहार सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस से जुड़ी कुछ योजनाएं हैं, बताएंगे उसके बारे में? सर, उन्होंने EFIR लॉन्च किया हुआ है और यहाँ पुलिस प्रशासन में भी है, और इसके अलावा इसमें डिजिटलाइजेशन में भी इनका है कुछ योगदान। और कौन सी योजना भी लॉन्च करी गई है फाइनेंशियल डिजिटलाइजेशन के संदर्भ में? बिहार सरकार को मुझे सर नहीं पता है, लेकिन जैसे इस समय तो जैम ट्रिनिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की। जैम ट्रिनिटी क्या है? सर, जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी से यहाँ पे करप्शन या लीकेज को रोकने की वो है। जो अभी सर बोल रहे थे, बिहार गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो इंटरनल होता है उसके लिए पोर्टल लगाया है, परचेज के लिए कुछ एक अलग से पोर्टल दिया है जो इंटरनल गवर्नमेंटल परचेज है, जेम पोर्टल है। ओके, आप IIIT से हैं, बिहार में जो IIIT है उसके बारे में कुछ बताइए। सर, एक PPP मॉडल पे एक IIIT भागलपुर खुला है। सर, नाम फुल फॉर्म तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और नाम है नाम। अच्छा, आप क्यों आना चाह रहे हैं इसमें प्रशासन में? अभी तो ठीक है, IIIT से हैं, आप इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, क्यों आना चाह रहे हैं? सर, मेरा पब्लिक सर्विस में जो लगाव है वो सोसाइटी के प्रति कुछ करने का है, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने वहाँ स्किल्स सीखे हैं वो मैं कुछ अपने एरिया के लिए, अपने सोसाइटी के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। हमारी जो जनसंख्या है लगभग कितने % लिटरेट है? ये पूरे बिहार में तो सर 63% ही लिटरेट है। और उसमें इलेक्ट्रॉनिकली लिटरेट कितने हैं? सर, इलेक्ट्रॉनिकली लिटरेट सर एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद है, लेकिन वो बहुत ही कम। टेली डेंसिटी कितना है यहाँ बिहार में? टेली डेंसिटी ये भी मुझे फिगर नहीं है। वन ऑफ द लोएस्ट। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन भी, फाइनेंशियल इंक्लूजन कुछ बताएंगे? सर, जब हर तबके के सोसाइटी को अगर हम लोग फाइनेंशियली उसे एम्पावर करते हैं, जैसे बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना और अलग अलग अन्य ऐप से जोड़ना, उसमें भी हमारा स्थिति बहुत गंभीर है। आप एक CSE के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर हैं, प्रशासन में अगर अपॉइंट होते हैं तो आप अपने क्षेत्र में इस 3-4 क्षेत्र में कैसे डेवलपमेंट करेंगे? सर, सबसे पहली बात है कि ये लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी और जो इलेक्ट्रॉनिक अवेयरनेस है, ये सब कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। अगर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए किसी एरिया का, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हर तरफ, एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन। No, actually, exactly, I have given you the niche point that you have to work on that particular area. Suppose digitally a person is not able to transact online, is not literate. तो आप उसके ओर क्या कैसे अवेयरनेस करेंगे? अगर ATM से वो यूज नहीं करना जान पा रहा है, वो कैसे अवेयर करेंगे? किसी के साथ फ्रॉडुलेंट हुआ, आप कैसे इसका अवेयरनेस करेंगे? तो सर, अपने यहाँ एक कॉमन सर्विस सेंटर है, इसके अंतर्गत वहाँ पे बहुत मतलब वहाँ पे हम लोग ट्रेन पर्सनल्स को और रखेंगे और लोगों में अवेयरनेस डालेंगे कि आप वहाँ से एग्जिस्टिंग, आप नया क्या करेंगे? आप सर उसे और सशक्त करेंगे लोगों को, और सर कैंपेनिंग मॉडल्स। Suppose I am illiterate person and I'm afraid of online transaction, online shopping and all. Maybe I have been victim of same. अब कैसे कन्विंस करेंगे हमें? सबसे पहली बात है कि मतलब मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास भी ये ऐप्स हैं, मैं ये यूज कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक ऐप कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है?
एप्स। सर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और कैसे ये काम करता सर जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सर्वर सपोज पे। आरोग्य सेतु कैसे काम करता है? सर आरोग्य सेतु की तो ब्लूटूथ एप्लीकेशन पे ये काम कर रही है। क्या करता है? सर ये ब्लूटूथ एप्लीकेशन से जो सेकंड कांटेक्ट होती है उससे डिस्टेंस निकाल करके और फिर पता चलता है कि ये कहाँ किसको पता चलेगा? ये सर सर्वर को पता चलता है। एडमिन। जी ये क्यों बहुत ज्यादा फेमस हो गया? सब चीज का ऐप हो गया, सारे विभाग का एक मॉनिटरिंग ऐप हो गया, क्यों? सर जब हम लोग ई गवर्नेंस करते हैं और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करते हैं तो इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ता है लोगों की और हम लोग बहुत इजीली लोगों तक पहुंच पाते हैं और कन्वीनियंट वे में ट्रांजैक्शन और सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। ये वेबसाइट से कैसे अलग है? सर वेबसाइट जो है वो वेब सर्वर पे रहता है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे रहता है। जैसे ये एंड्रॉइड वगैरह पे जो रहता है उसे एप्लीकेशन पे कहते हैं और जो वेब सर्वर पे होस्टेड होता है जैसे अपाचे वेब सर्वर पे तो उसे हम लोग वेबसाइट पे। वो ऐसा ही मॉडल को ही बात कर रहे हैं, तो ये एंड्रॉइड ऐप जो भी रनिंग है वो कहाँ पर लाई करेगा, किस वर्क में आएगा, किस मॉडल पर आएगा? वो ऐसा सर मुझे एग्जैक्टली पोर्ट का आइडिया नहीं। ओके चलिए, हम लोग अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, चाइना बोलता है बहुत सारी जगह में कि ये मतलब हिस्टोरिकली मेरा एरिया है, बेस्ड ऑन एंथ्रोपोलॉजी रिकॉर्ड। हम अगर बोले कि बर्मा मेरा एरिया है और भी एक दो और स्टेट है अगल बगल में, आपका क्या राय होगा? सर सबसे पहली बात है कि ये जो डिवीजन है कि अगर हम लोग रेशियल क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा एरिया है और ये जो डिवीजन है ये रेशियल डिवीजन तो पहली बात तो सही नहीं है, ये इस तरीके से हम डिवाइड करें। सेकंड ये नेशनलिटी की भावना है, हम सब एक अखंड भारत है और वो सब हमारा पार्ट है और हमें एक नेशनलिटी के सूत्र में बांध रखा है, ना कि रेशियल डाइवर्सिटी में। तो ये हमारा गलत होगा कि चलो वो भी रेस मंगोलाइट रेस है या कोई अगल बगल वाले तो वो भी हमसे जुड़ जाए, तो ये सही नहीं है। यानी हमें बर्मा पर कोई अधिकार जमाने जैसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। ये बिग ब्रदर एटीट्यूड सही नहीं। ओके, अच्छा बिग ब्रदर वर्ड यूज किए, ये नेपाल के साथ हम लोग को और बहुत ब्लेम लगाया जाता है कि आप बिग ब्रदर का रोल में रहते हैं, क्या आपका थॉट है? सर एक कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े से ऐसे स्टेट हैं जिसके पास थोड़ा पावर है जो साउथ एशिया में पावरफुल स्टेट में आते हैं, तो और हम लोगों का ये रहता है कि कुछ पॉलिसीज ऐसे होते हैं जो कई बार छोटे स्टेट्स जो कि बहुत ही छोटे हैं ज्योग्राफिकली भी, तो उन्हें डर लगता है कि ये पॉलिसीज उनके विरुद्ध तो नहीं है, तो ये इनके एलिगेशंस इस प्रकार से थोड़े डर से वो है प्रेरित हैं। अदरवाइज हमेशा इंडिया जो है सो गुजरात डॉक्ट्रिन और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया है। गुजरात डॉक्ट्रिन का मेन पॉइंट क्या है? 5 पॉइंट सर गुजरात डॉक्ट्रिन में जो है सो मतलब किसी भी दूसरे के टेरिटरी का यूज हम अपने पर्सनल गेन्स के लिए नहीं करेंगे, उसके बाद उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरी की मतलब जो भी टेरिटरी है वो आपस में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए यूज होगा। और सर चौथा पांचवा ये पंचशील समझौता का पॉइंट है या गुजरात का है? सर ये पंचशील में भी इस टाइप के पॉइंट्स हैं। गुजरात डॉक्ट्राइन फोकस मेनली ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। गो ऑन, व्हाट इज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गुजरात डॉक्ट्राइन? सर एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पता है। साप्ता जो है, साप्ता के संदर्भ में जैसे कुछ हम मतलब वैसे राज्य जो छोटे छोटे राज्य हैं उसको हम कुछ फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, टैक्स का और उसके जो भी प्रोडक्ट आएंगे वो फ्री में आएंगे, बोल सकते हैं। नीतीश बोलिए 4 गो कोई भी। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मतलब भारत का ये उत्तरदायित्व है कि जो भी इनके नेबर्स हैं उनके प्रति उनका जो वो पॉलिसीज और जो भी फॉर्मुलेशंस हैं वो उनके फेवर में जाए। ठीक है।
विपिन कुमार गुजराल जब ये डॉक्ट्रिन दिए थे उस टाइम वो क्या थे? सर उस समय वो जहाँ तक मुझे याद है फॉरेन मिनिस्टर। तो सर से बातचीत के क्रम में आपने कहा कि सर मेरी हॉबी बच्चों को पढ़ाना है, इस हॉबी को कैसे पूरा करते हैं? सर ये हॉबी मेरा लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में डेवलप हुआ। जब मैं ट्रिपल आईटी में था तो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने मिलकर शुरू किया था और वहाँ पे हम लोग कुछ फ्री एजुकेशन बच्चों, नाम भी था उस ऑर्गेनाइजेशन का? जी उसका नाम था जागृति। तो वहाँ हम लोगों ने फ्री एजुकेशन पुणे में ही, जबलपुर, तो वहाँ पे हमने दिया। उसके बाद भी सर मेरा उसमें रुचि रहा, तो यहाँ पुणे में जाने के बाद भी कहीं मतलब छोटे स्तर पे जो एनजीओ था वहाँ पे मैं जा करके पढ़ाया। और अभी कैसे आप पढ़ाते हैं बच्चों को? सर अभी मौका नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, हॉबी कहते किसे हैं? सर हॉबी ऐसी चीज जिसे करने से खुशी मिले। तो हॉबी को लोग कंटिन्यू रखते, मतलब कि अगर बीच में थोड़ा सा गैप हो भी जाए तो फिर भी लोग उसको समय निकाल के पूरा करना चाहता है। और आपने कहा कि हम सब काफी दिनों से बीच में पढ़ा नहीं पाया बच्चों को, तो फिर हम लोग कैसे माने आपका ये हॉबी है? सर हॉबी जो कि लोगों को सुकून देता है, तो लोग चाहते हैं कि हम बार बार उस काम को करें, जब भी हमको समय मिले हम उसको करें, लेकिन आप काफी लंबे समय से उस काम को नहीं कर पाए हैं। अच्छा, ये कोरोना क्राइसिस में आप कंप्यूटर्स के भी जानकार हैं, तो आपने कुछ ऐसा इनोवेटिव तरीका निकालना चाहिए था आपको, जिससे कि बच्चों को ऑनलाइन आप पढ़ा सकें, आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं? सर सबसे पहली बात है कि मैं इस अभी मेरी प्रायोरिटी ऐसी है कि एग्जामिनेशन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए मैं इधर बिजी था। एग्जामिनेशन की प्रायोरिटी मेरी रही है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाया हूँ। लेकिन इसके बाद अगर सर होता है मतलब एग्जामिनेशन के बाद टाइम मिलेगा तो मैं जरूर ऑनलाइन जा करके जो मुझे नॉलेज है जो मैं वो होगा मैं शेयर करूंगा। बाकी जगहों पे अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है तो वो भी मैं फिजिकली भी हेल्प करूंगा। अच्छा, अभी हम लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो एजुकेशनली काफी बैकवर्ड माना जाता है। आपने कहा 63.something% है। आप अगर पदाधिकारी के रूप में चयन आपका होता है, आपके पास कोई रोड मैप है जिससे हम एजुकेशन में और अच्छा करें? सर सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा क्या? सर आप कुछ नया कुछ इनोवेशन कर सकते हैं वो बताइए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है? क्योंकि लिटरेसी की स्थिति वैसी, मतलब सपोज कीजिए कि दरभंगा में ही आपकी पोस्टिंग होती है सर, तो यहाँ एजुकेशनल अवेयरनेस लाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? कुछ प्रोग्राम बताइए। सर जैसे दरभंगा में पोस्टिंग है, यहाँ पे एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए सबसे पहली बात है कि यहाँ के लोगों में दरभंगा की लिटरेसी रेट कितनी है? दरभंगा की लिटरेसी रेट मुझे अब जब आप जिस जगह से आते हैं वहाँ की लिटरेसी रेट नहीं पता है तो कैसे आप उसको करिए? ये तो आपको जानकारी रखनी चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं, आप कुछ इनोवेटिव आइडिया बताइए जिससे कि आप कुछ क्रांति कर सकें, वो बताइए। सर जैसे सबसे इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं कि ये एजुकेशन का सारी चीजों को डेटा को हम ऑनलाइन ले आएंगे, सारी डेटा को जो अभी तक नहीं हुआ है बिहार में। जैसे और उनका क्रेडिट रेटिंग कितना बच्चों का क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे हम पता कर पाएंगे कि किसकी क्या इवैल्यूएशन की क्या हालत है बच्चों की। अगर वो चीजें अगर हम देख लें, हमारे पास डेटा सही से हो जाए और उसकी मैं सही से प्रोसेस कर लूं किस एरिया में किस सेक्टर में मुझे फोकस करना है, तो ये एक काम कर सकता हूँ। हाँ वो हिंदी में हो गया, हिंदी दूसरे टाइप से। तो बिहार जैसे कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री काफी कम है बिहार में, तो इसके क्या कारण है? इसको कैसे प्रमोट करेंगे हम ताकि हमारे यहाँ बाहर के इन्वेस्टर्स आए, यहाँ इंडस्ट्री लगा? कारण तो सर ज्योग्राफिकल कारण एक है कि लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड तो दिल्ली भी है, वहाँ काफी इंडस्ट्री सर लैंडलॉक्ड के साथ साथ सर यहाँ पे डिजास्टर प्रोन एरिया है, फ्लड प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक का सिस्मिक जोन 4 और 5 में इसके मोस्टली रीजन्स लाइक 5 जोन है। यस सर 5 जोन है जी। ये मधुबनी वाला इलाका और नेपाल से सटा हुआ सिस्मिक। तो यहाँ पे ये सब कारण है जो कि यहाँ के उसमें मतलब इंडस्ट्रीज के लिए। और सेकेंडली इन्वेस्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ उस लेवल की नहीं आ पा रही है।
सर अगर मुझे मतलब उसको सही करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा। स्ट्रेंथ हमारा है एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज और शुगर केन इंडस्ट्री, इसमें हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर वहाँ हम लोग फोकस, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब हमारे यहाँ रोडवेज बहुत खराब थी, बिजली की सुविधा नहीं थी, तो काफी चीनी मिलें चलती थी बिहार में, और आज सारा कुछ डेवलप हो गया है, फिर भी सारी चीनी मिलें बंद है। तो क्या कारण है और फिर से कैसे हम उसको रिवाइव कर सकते हैं? चीनी मिलें उस समय इसलिए थी क्योंकि डाइवर्सिफाइड नहीं था शुगर केन का इंडस्ट्री, जो रॉ मटेरियल था, और ये फूड फ्लूइड इंडस्ट्री में भी आती है। तो इसका जो है नहीं, फूड फ्लूइड इंडस्ट्री भी नहीं आता है सर। इसका रॉ मटेरियल से इसका बहुत ज्यादा है कि ये अपनी धीरे धीरे वो उनकी गन्ना का जो है वो मटेरियल वो खराब होता जाता है दूर से। तो ये मोस्टली यही उपजाए जाते थे बिहार और यूपी में, लेकिन अब डाइवर्सिफाई हुआ विदर्भा रीजन और इवन महाराष्ट्र के रीजन और उस एरिया में भी। तो अब इंडस्ट्री जो है और वहां से पोर्ट और वहां से एक्सपोर्ट करना, ये करना वो इजी पड़ा है, इसलिए सर वहां पे ये शिफ्ट हो गई है। आप क्या क्या संभावना देखते हैं इंडस्ट्री ग्रोथ का? सर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में तो सर वही जो हमने अभी डिस्कस किया कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज, और इवन सर हम लोग आईटी इंडस्ट्री को भी यहाँ डेवलप कर सकते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री भी यहाँ डेवलप हो सकती है। ये सारे इंडस्ट्रीज में यहाँ तो टूरिज्म को अगर आपको डेवलप करना होगा, जैसे कि आपको मान लीजिए कि उस सेक्टर का आपको प्रभार दे दिया गया कि टूरिज्म के ऊपर आपको काम करना है, तो बिहार में टूरिज्म को अच्छे लेवल पर प्रोजेक्ट करने के लिए क्या क्या कीजिएगा? सर उससे पहले तो क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि इको टूरिज्म है, वो जैसे कामेश्वर झील है या ये सब, तो वहां पे हम लोग पहले इको टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। फिर उसके बाद सर कल्चरल टूरिज्म है हमारे यहाँ, जैसे बुद्धा सर्किट, रामा सर्किट, इन सबको प्रमोट करेंगे। और हिस्टोरिकल भी बहुत से जगह है, तो उनको भी प्रमोट करेंगे। तो क्लासिफाई करके फिर उस हिसाब से प्रोग्राम पॉलिसी बना के हो सकते हैं। पूरा बात बताइए आप, क्लासिफाई कर लिए उसके बाद क्या कीजिएगा? उसके बाद सर जिस हिसाब से वहां पे पहले अगर कोई चीज की जरूरत है, मतलब टूरिस्ट फ्रेंडली इसे बनाएंगे, जैसे कि कोई क्राइम रेट कम हो वहां पे, टूरिस्ट के लिए कोई होटल्स की सुविधा, वहां पे सारी चीजें हो। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, जैसे भारत सरकार इनक्रेडिबल इंडिया करती है, तो इनक्रेडिबल बिहार भी हो सकता है क्योंकि इनक्रेडिबल है। और इस तरीके से हम लोग कैंपेनिंग से लेकर के एक फैसिलिटेशन तक सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। अगर रामायण सर्किट एक बनाया गया था, तो उसमें दरभंगा मधुबनी का कौन कौन सा भाग को जोड़ने की बात थी? सर इसके बारे में अपने बिहार में कौन कौन से मतलब पार्ट को जोड़ने की बात थी रामायण सर्किट से? सर इसके बारे में मुझे पूरी तो ज्ञात नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि सीतामढ़ी और जो राजा जनक जी का यहाँ पे कहाँ जन्म हुआ था सीता जी का? सीतामढ़ी में। आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब आदिम समाज के बारे में अध्ययन, उसकी कुछ प्रासंगिकता है वर्तमान में? सर ये अवधारणा सर ये पहले ओल्ड, अभी आदिम समाज है सर जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें हम लोग अब ट्राइबल स्टडीज ही नहीं, इवन अब हम लोग मॉडर्न सोसाइटीज को भी स्टडी करते हैं। और ट्राइबल सोसाइटीज की हम लोग बात करें तो एक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न सोसाइटी एंड ट्राइबल? सर इसे क्लासिफाई जो है बहुत स्कॉलर्स ने किया था कि ट्राइब्स को क्लासिफाई करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लिया था रिलीजियन, जिसमें कि अगर कोई एनिमिज्म फॉलो करता है, किसी भी रिलीजियस उसको नहीं फॉलो करता, उसे हम लोगों ने क्राइटेरिया बनाया था। फिर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, उसके बाद एक क्राइटेरिया था पॉपुलेशन डेंसिटी, और उनकी ये चीजें हमने क्राइटेरिया बांधा था। लेकिन सर एक कॉन्सेप्ट आता है ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, इसमें ये देखा गया है कि कोई ट्राइब अब पूरी तरीके से ट्राइब नहीं है और कोई कास्ट पूरी तरीके से कास्ट नहीं है, अब सब कुछ एक इंटरमिंगलिंग हो रहा है सारी चीजें। क्वेश्चन है कि एंथ्रोपोलॉजी जैसे सोशियोलॉजी में भी हम लोग सोसाइटी का स्टडी करते हैं, तो आपका एंथ्रोपोलॉजी क्या सोशियोलॉजी से कैसे अलग है? उससे सोसाइटी को कोई बेनिफिट, डेट टाइप का सब्जेक्ट लगता है एंथ्रोपोलॉजी, मतलब इसका कुछ बेनिफिट है सोसाइटी को?
सर एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जो कि ह्यूमन बींग्स को हॉलिस्टिक स्टडी करता है। हॉलिस्टिक स्टडी में हम लोग इसकी बायोकल्चरल इवोल्यूशन से लेकर के बायोकल्चरल वेरिएशन तक होता है। बायोकल्चरल इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन सर सिस्टमैटिक ग्रोथ या सिस्टमैटिक ग्रोथ किसी भी चीज में, या इसे कह सकते हैं कि चेंज इन द जीन पॉपुलेशन, जेनेटिक इक्वेशन ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज इवोल्यूशन बायोलॉजिकल टर्म में। मेंडल का क्या योगदान है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने इन्होंने दिया था जेनेटिक इनका जो एक पीस प्लांट पे इनका एक एक्सपेरिमेंट था जिससे इन्होंने बताया था कि जेनेटिक्स कैसे हेरिडिटरी में ट्रांसफर होती है और उनके कुछ रूल्स थे उस हिसाब से। और न्यू डार्विनवाद ये भी बहुत आया है, तो डार्विन और न्यू डार्विन में क्या बेसिक अंतर आप देखते हैं? सर डार्विनिज्म मोस्टली एक ही चीज पे फोकस करती है, वो है नेचुरल सिलेक्शन, और न्यू डार्विनिज्म सारी चीजों को मिक्स करती है, जैसे कि इसमें जो है जेनेटिक म्यूटेशन, उसके बाद इसमें जो है ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जेनेटिक हेरिडिटरी ट्रांसफर है उसको भी, और इवन जो डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन उसको भी लेकर के, और इसको न्यू डार्विनिज्म को हम लोग सिंथेटिक थ्योरी ऑफ वो कह रहे हैं इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन की जो थ्योरी है वो मतलब एंथ्रोपोलॉजी में उसका कोई महत्व है? ऐसे क्लासिफिकेशन जो लाइनस पॉलिन ने दिया था उसका, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ क्लासिफिकेशन? अच्छा एक बताइए, आदिम समाज की कुछ ऐसी विशेषताएं थी और जो कहा जा सकता है कि आज भी उसका हम उपयोग कर सकते हैं, बताएंगे? सर आदिम समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही रेलेवेंट हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसका एक एथनिक मेडिसिन्स है जो कि उसका अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि मतलब आयुर्वेदा भी, और रुआ जिफा करके एक उधर ट्राइबल एरियाज में है, या कुछ इस तरीके से मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हो सकता है। सेकंड उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि हार्मोनी को सिखाती है, सोसाइटी में कैसे रहते हैं, और उनकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं सोशल एस्पेक्ट से डिटरमाइन होती है। टोटेमवाद होता है, क्या होता है टोटेमवाद? सर टोटेमवाद ये है कि कोई भी ट्राइबल सोसाइटी अपने उसमें जो पर्टिकुलर जैसे मोइटी होता है और क्लैंस होते हैं, क्लैंस में क्या करते हैं अपने आप को एक टोटेम से अपने आप को एसोसिएट करते हैं। जैसे किसी का टोटेम जो है सो निर्जीव भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में तो आपके सब्जेक्ट का क्या यूज होगा? सर एडमिनिस्ट्रेशन में इसका काफी व्यापक मात्रा में इस्तेमाल है, क्योंकि सर इसकी इस्तेमाल सबसे पहले है कि ये एंथ्रोपोलॉजी का इस्तेमाल ह्यूमन के ये बायोलॉजिकल वेरिएशन और इसमें देखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि रेशियल क्लासिफिकेशन, रेसिज्म बढ़ रहा है। आप प्रैक्टिकल यूज बताइए, आप थ्योरी मत दीजिए। सर प्रैक्टिकल यूज में सर आपको डील करना मॉडर्न सोसाइटी के साथ है ना, तो आप कैसे इसको इस सब्जेक्ट के ज्ञान को कैसे यूज कीजिएगा? सर यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक कॉन्सेप्ट हम लोगों का, उसमें कल्चरल रिलेटिविज्म के साथ, मतलब कोई भी कल्चर को छोटा या बड़ा नहीं हम लोग समझते हैं, और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की ग्रास रूट लेवल पे जाकर के चीजों को समझना। तो जब तक हम डेटा सही तरीके से कलेक्ट नहीं करते हैं, उससे प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते और वो भी ग्रास रूट लेवल पे जाकर के, तो हमारा पॉलिसी वेग बनेगा और वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। और सर एक कंसेप्ट है नेचर में स्प्लिट कॉम्प्लेक्स, वो कहता है कि आदमी कोई भी चीज एक्सेप्ट तभी करेगा उस पॉलिसी को अगर वो पॉलिसी उसके नेचर, मतलब उनकी जो नेचर और इकोनॉमी और उनको सब कुछ को हॉलिस्टिकली देखा जाए, तभी वो उसे एक्सेप्ट करेगा। अगर हम उस चीज को समझ लेते हैं वहां की सोसाइटी को, तो वो हमारे लिए बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में काम करेगा। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।